दोस्तों जय हिंद, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे अरब जगत में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिल रही है। उस बेचैनी का ताल्लुक उस अरब खानदान से है जो बीते 100 सालों से अरब की धरती पर कब्जा जमाया हुआ है। उस खानदान से ताल्लुक है जो खानदान अपने आप को मक्का और मदीने का पासदार समझता है, जो अपने आप को अरब जगत का बादशाह समझता है, जो समझता है कि तेल के दम पर हम कुछ भी कर लेंगे, और जो ये सोचता है कि अगर अमेरिका हमारे साथ खड़ा है तो दुनिया का कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे अरब देश के बारे में बात कर रहे हैं। उस अरब देश का नाम है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के शहजादे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को इस वक्त अपनी जान का खतरा सता रहा है। वो अपनी जान के खतरे का इजहार करने के लिए पहुंचे हुए हैं अमेरिका के सीनेटर के पास, यानी अमेरिका के सांसदों के पास। वो बैठकर बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मैं जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो ताल्लुकात बेहतर नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे अपने ही देश में, अपने ही लोगों के बीच में जान का खतरा है। वहां मेरी जान जा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के साथ हुआ था। यानी जिस तरह से अनवर सादात को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करने पर, ठीक वही हाल मोहम्मद बिन सलमान का भी हो सकता है सऊदी अरब के भीतर। वो सऊदी अरब जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है, जहां अमेरिका का सैन्य अड्डा है, उस मिलिट्री बेस के होते हुए, उस अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत के होते हुए मोहम्मद बिन सलमान को यह डर सता रहा है कि उनकी जान जा सकती है, कोई उन्हें कत्ल कर सकता है। सबसे ज्यादा उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि अगर रिश्ते नॉर्मल हुए तो जो अरब के भीतर फलस्तीन के लिए समर्थन देखने को मिल रहा है और इजराइल के खिलाफ नफरत फैली हुई है, वो नफरत मोहम्मद बिन सलमान के लिए इस हद तक ना बढ़ जाए कि उन्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को रिस्क नहीं लेना चाहते। ये पूरी खबर, ये पूरी वारदात अमेरिकी आउटलेट्स पॉलिटिको में छपा है, और पॉलिटिको ने अपने गोपनीय सूत्रों के हवाले से ये पूरी वारदात बताई है, जिससे ये पता चलता है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए किस हद तक बेताब है, और वो चाहता है कि कैसे भी करके रिश्ते बहाल हो जाएं। लेकिन उस रास्ते में बस एक रोड़ा नजर आता है। उस रोड़े का नाम है फलस्तीन, फलस्तीनी नेशन, फलस्तीनी कौमियत और फलस्तीनी राष्ट्र। सऊदी अरब चाहता है कि वो इजराइल को मान्यता दे देगा, इजराइल के साथ अपने रिश्ते भी बहाल कर लेगा, लेकिन अपने रिश्ते बहाल तब करेगा जब इजराइल भी फलस्तीन को मान्यता देगा, देश के तौर पर कबूल करेगा। नेतन्याहू ऐसा नहीं करना चाहते और वो इस डिमांड का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा मामला पचड़े में फंसा हुआ है। और नेतन्याहू के इनकार करने की वजह से इजराइल के साथ ऑफिशियली नॉर्मलाइजेशन मुमकिन नहीं हो पा रहा है, ऐसा मोहम्मद बिन सलमान बताकर आए हैं अमेरिकी सांसदों को। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरब जगत में इतनी नफरत फैल रही है तो इनको क्यों डर लग रहा है? क्योंकि उसी अरब से इनका दाना पानी चलता है। अरब में जब सबको आप अपना दुश्मन बना लेंगे तो फिर आप कहां रहेंगे? कहा जाता है ना कि समंदर में रह के मगर से बैर नहीं करते, और अरब जगत अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है, और अरब की जनता फलस्तीन के साथ है, फलस्तीनियों के साथ उनके जज्बात हमेशा से रहे हैं। और इजराइल के खिलाफ एक अलग ही मुहिम भीतर ही भीतर देखने को मिल रही है, जिसके वजह से खौफ में हैं मोहम्मद बिन सलमान। तमाम तख्तशाही, तमाम बादशाहत होने के बावजूद भी उनको डर सता रहा है कि कहीं उनकी जान न चली जाए। वहीं कतर ने भी कह दिया है, कतर के पूर्व प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि नेतन्याहू शांति चाहते ही नहीं। वो नहीं चाहते कि हमास के साथ उनकी कोई डील हो और गाजा में कोई सीजफायर हो। उनका बस एक ही मकसद है, और वो मकसद है फलस्तीनियों का कत्ल करना, और जो उसी कत्ल के लिए वो जाने जा रहे हैं। इसलिए इनसे उम्मीद ना रखिए कि ये बंधकों की रिहाई कराएंगे या बंधकों की अदला बदली करेंगे। इनका बस एक ही मतलब है, गाजा में फलस्तीनियों का कत्ल करना। इनसे शांति समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी खबर सुनने में आई है कि हमास इस बातचीत शांति वार्ता से हट गया है, वो शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका की शर्तों से अलग अपनी शर्त थोपना चाहते हैं ताकि ये शांति समझौता ना हो सके। वहीं दूसरी तरफ यमन के हूतियों ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया है। यमन के हूतियों ने इस बार यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर पर ही कब्जा कर लिया है। राजधानी सना में मौजूद यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, उस पर यमन के हूतियों ने धावा बोल दिया, और धावा बोलने के बाद पूरे हेडक्वार्टर पर ही कब्जा कर लिया। यह हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का है, और उस हेडक्वार्टर पर कब्जा करने के बाद
वहां मौजूद फर्नीचर, दस्तावेज, यहां तक कि जो वहां गाड़ियां खड़ी थी, वो सब कुछ यमन के हूथियों ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और इन सब चीजों को देखकर यूनाइटेड नेशन बहुत बेताब है। वाकई किस काम का ऐसा यूनाइटेड नेशन जो ना खुद तो अपनी रक्षा कर सकता है और ना गजा में शांति बहाल कर सकता है। वो इजराइल के नाम पर बस गिड़गिड़ाता रह गया, फलस्तीन के नाम पर बस रोता रह गया और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों के हाथ में कठपुतली बनकर रह गया और उसका कोई मायने नहीं रह गया। वहीं सबकी बात हो लेकिन गजा की अगर बात ना हो तो खबर अधूरी लगती है। गजा में मरने वालों की तादाद अब 40,000 से ज्यादा हो चुकी है। ये वाकई बहुत ही शर्मनाक बात है कि दुनिया अभी भी शांति से टुकुर टुकुर देख रही है और इजराइल ने 40,000 लोगों को, या ऑफिशियली 40,000 लोग मारे गए हैं और माना यह जा रहा है कि 10,000 तो लोग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और इन पूरी घटनाओं की वजह से वहां एक बड़ी संख्या है जो बीमार हो चुकी है, जिसके पास ना इलाज के संसाधन मौजूद हैं, ना खाने के लिए अनाज मौजूद है, ना पीने के लिए साफ पानी मौजूद है। इलाज के बगैर ही वहां लोग मारे जा रहे हैं। 10 महीना गुजर चुका है, बस 1 महीने के बाद 1 साल पूरा हो जाएगा और दुनिया यूं ही तमाशा देखते रह जाएगी। इसके साथ ही इजराइल की सेना का कहना है कि उसने अब तक, यानी अक्टूबर से लेकर अब तक 17,000 हमास के लोगों को मारा है। और यह हमास के लोग कौन हैं? जो मिस्र और गाजा बॉर्डर से जुड़े हुए फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में बने हुए सुरंगों में रह रहे थे और उन सुरंगों को तबाह करने के दौरान आईडीएफ ने यह दावा किया है कि उसमें 17,000 से ज्यादा हमास के लड़ाकों को मार दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा है कि जंग के शुरुआत से लेकर अब तक सेना ने गाजा पट्टी में 17,000 से ज्यादा आतंकवादी गुरुओं को मार गिराया है। चूंकि हमास उनकी नजर में आतंकवादी है और उनको जिनसे भी खतरा महसूस होता है, सबसे पहले अमेरिका के तर्ज पर ये लोग उसे आतंकवादी घोषित करते हैं ताकि उसको मारने का, उनकी जमीनों पर कब्जा करने का इनको लाइसेंस मिल जाए। लेकिन इससे इतर अगर इजराइल की बात की जाए तो इजराइल की रक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, अपनी सरकारी रिपोर्ट में कहा है कि 10,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक ऐसे हैं जिनका अस्पतालों में इलाज किया गया, रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनका इलाज किया गया, जिसमें से एक बड़ी संख्या ऐसी है जो दिमागी तौर पर पागल हो चुकी है, जो दिमागी समस्याओं से जूझ रही है, मेंटल प्रॉब्लम से। और एक ऐसी भी संख्या है इसी 10,000 में जो अंग भंग होने की वजह से अपाहिज हो चुके हैं। अंग भंग का मतलब किसी का आंख चला गया, किसी का नाक चला गया, किसी के हाथ कट गए, किसी के पैर कट गए, कोई जिंदगी भर बिस्तर पर रहा, किसी की कमर टूट गई। ऐसा ही करके एक बड़ी संख्या इजरायलियों की ऐसी है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा करके अपना इलाज करा रहे हैं। और अब तक 10,000 लोगों का इलाज किया गया और माना जा रहा है कि 2030 तक 1 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज किया जाएगा। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल में मारे जाने वाले एक्चुअल सैनिकों का आंकड़ा कितना होगा। इजराइल इस बारे में कभी बताने वाला नहीं है, लेकिन घायलों की संख्या देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आपको 3, 4, 5, 6 से ज्यादा आपको खबरें देने की कोशिश करूं और इसमें और भी इजाफा किया जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।